दोस्तों, एक महिला दरोगा रात को सोई तो थी, लेकिन सुबह जब वह उठी तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जब उसने अपने बदन पर हाथ फेरा तो वह चौंक गई, क्योंकि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वह पूरी तरह से निवस्त्र अवस्था में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसकी नज़र जब साइड में चल रहे टीवी पर गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। टीवी पर उसी का वीडियो चल रहा था जिसमें वह पूरी तरह से नग्न थी और कोई व्यक्ति उसके साथ संबंध बना रहा था। तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है और एक व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है। जब वह महिला दरोगा उस व्यक्ति को देखती है तो वह शॉक्ड रह जाती है। दोस्तों, आखिर कौन था वह व्यक्ति और क्या हुआ था उस महिला दरोगा के साथ? एक दिल को दहला देने वाली और मन को झकझोर देने वाली एक सच्ची घटना लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आज की जो सच्ची घटना है वो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की। लखनऊ पुलिस मुख्यालय में सुनीता उपाध्याय नाम की महिला दरोगा वहाँ पर 2 साल से नौकरी कर रही थी। परिवार में उसका एक पति था और 1 साल का बेटा। पति सरकारी नौकरी में ग्राम सेवक के पद पर तैनात था और उसकी नौकरी लखनऊ से लगभग 100 किलोमीटर दूर थी, इसलिए वह अपने बेटे के साथ वहीं रहता था और सुनीता पुलिस मुख्यालय लखनऊ में ही रहती थी, जहां उसे एक क्वार्टर अलॉट किया गया था। बात 20 जनवरी 2016 की है, जब पुलिस स्टेशन में वायरलेस पर हुड़दंग की खबर आती है। तुरंत पुलिस दल रवाना होता है, जिसमें सुनीता उपाध्याय भी शामिल होती है। वहां पहुंचने पर स्थिति ऐसी बन जाती है कि लाठीचार्ज करना पड़ता है। इस लाठीचार्ज के दौरान कई लोग घायल हो जाते हैं और इलाज के दौरान 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। मामला मीडिया में आते ही बड़ा हो जाता है और जो पुलिस वाले वहां ड्यूटी पर थे उन्हें लाइन हाजिर कर दिया जाता है। इसमें सुनीता उपाध्याय भी शामिल थी। लाइन हाजिर होने के बाद सभी पर इंक्वायरी बैठाई जाती है। सुनीता उपाध्याय इस स्थिति से बहुत डर जाती है। उसे अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगता है। उसी की मदद के लिए वह अपने थाना इंचार्ज कुलदीप यादव के पास जाती है। कुलदीप यादव उसे आश्वासन देता है कि वह उसकी नौकरी को सुरक्षित रखेगा। 3 फरवरी 2016 की शाम को कुलदीप यादव सुनीता को फ़ोन करता है और कहता है कि उसके केस के सिलसिले में कुछ चर्चा करनी है। वह उसे अपने क्वार्टर पर बुलाता है। सुनीता तुरंत राजी हो जाती है और आधे घंटे के अंदर वहां पहुंच जाती है। जब वह कुलदीप यादव के क्वार्टर पर पहुंचती है और दरवाज़ा खटखटाती है तो अंदर से आवाज़ आती है, हाँ खुला है, अंदर आ जाओ। सुनीता अंदर जाती है और देखती है कि उस कुलदीप यादव ड्राइंग रूम में बैठा शराब पी रहा होता है। मेज पर शराब की बोतल और 2 गिलास रखे हुए थे। यह देखकर सुनीता थोड़ी असहज हो जाती है, लेकिन कुलदीप उसे कहता है कि यहाँ कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। वहाँ उसे फ्रैंक होकर बैठने के लिए कहता है। सुनीता सोफे पर बैठ जाती है और पूछती है कि कैसे बुलाना हुआ। कुलदीप कहता है कि उसने ऊपर बात कर ली है और उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। सुनीता उसे धन्यवाद कहती है। इसी दौरान कुलदीप उसके लिए भी 1 गिलास में शराब डालकर उसे देने की पेशकश करता है। सुनीता संकोच करती है, लेकिन कुलदीप उस पर जोर डालता है। पुलिस महकमे में 80% लोग शराब पीते ही हैं। यह जानकर सुनीता मजबूर हो जाती है और शराब पीने के लिए तैयार हो जाती है। पैग लेते हुए सुनीता और कुलदीप के बीच बातचीत होती है। सुनीता अब तक 3 पैग शराब पी चुकी थी और नशे में आ चुकी थी। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर कुलदीप अपनी जगह से उठता है और सुनीता के करीब जाकर बैठ जाता है। सुनीता थोड़ी सी संकुचा जाती है। कुलदीप उसके कंधे पर हाथ रखता है। सुनीता को समझ नहीं आता कि कैसे प्रतिक्रिया दें या कैसे मना करें, क्योंकि वह मजबूरी में भी फंसी हुई थी और शराब का नशा भी चढ़ा हुआ था। पति से दूर रहने के कारण सुनीता के भी कदम हल्के हल्के बहकने लगे थे। फिर भी वह कुलदीप को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कुलदीप उस पर प्रेशर डालता चला जाता है।
कुलदीप उसे समझाता है कि यहाँ उनके अलावा कोई नहीं है और यह बात किसी को पता नहीं चलेगी। धीरे धीरे सुनीता भी उसकी बातों में आ जाती है और एक एक करके और पैक चलते हैं। और फिर कुलदीप यादव सुनीता को लेकर अपने बेडरूम में चला जाता है। वहाँ उसे निवस्त कर और खुद भी निवस्त होकर वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। सुनीता इस समय पूरी तरह नशे में थी और बेहोशी में कुलदीप का साथ दे रही थी। पूरी रात ये सिलसिला चलता रहता है और दोनों कब सो गए उन्हें पता भी नहीं चला। सुबह जब सुनीता की आँख खुलती है तो अपने आप को निवस्त अवस्था में बेड पर पाती है। उसे याद आने लगता है कि रात को क्या हुआ था। उसे खुद पर बहुत पछतावा होता है कि उसने यह क्या कर डाला। अगर वह होश में होती तो कभी भी ऐसा नहीं करती। लेकिन असली झटका तो तब लगने वाला था। सुनीता जब पलट कर देखती है तो दीवार पर लगी हुई एलईडी में एक वीडियो चल रहा होता है। सुनीता पूछती है। सुनीता को बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि कुलदीप उसका बॉस था और उसकी नौकरी खतरे में थी। साथ ही उसका वीडियो कुलदीप के फ़ोन में था। सुनीता वहाँ से निकल जाती है। इस सिलसिले की शुरुआत के बाद कुलदीप यादव लगातार सुनीता का शोषण करने लगा। वह बार बार उसे अपने क्वार्टर पर बुलाता और न चाहते हुए भी सुनीता को मजबूरन आना पड़ता। अब महीने में करीब 20 दिन सुनीता अपनी रातें कुलदीप यादव के क्वार्टर पर बिताने लगी थी। कुलदीप उसका जमकर शोषण कर रहा था। एक रात जब सुनीता कुलदीप की बाहों में होती है और वह उसके साथ संबंध बना रहा होता है तो वह सुनीता से कहता है, सुनीता, मैंने तुम्हारे बारे में ऊपर के अधिकारियों से बात कर ली है। वे तुम्हारी फाइल क्लियर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त रखी है। अगर तुम वह शर्त पूरी कर देती हो तो तुम्हारी नौकरी का खतरा टल जाएगा। सुनीता पूछती है, सर कितने पैसे देने होंगे? कुलदीप हंसता है और कहता है, पैसे? तुम्हें पैसे देने की क्या ज़रूरत है? सुनीता, तुम्हारे पास तो ऐसा अनमोल खजाना है कि लोग खुद तुम्हें पैसे देंगे। तुम्हें वही करना है उन साहब के साथ भी जो हम दोनों अभी कर रहे हैं। बस एक बार उन्हें खुश कर दो और तुम्हारा काम हो जाएगा। सुनीता चिढ़ जाती है और गुस्से में कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कुलदीप गुस्से में कहता है, ज़्यादा नाटक मत कर। तुझ जैसों को सीधा करना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। चुपचाप कल शाम को 8 बजे साहब के बंगले पर पहुंच जाना। अगर नहीं गई तो परसों तेरा सस्पेंशन लेटर तेरे टेबल पर होगा। मजबूरी में सुनीता को अगली रात उस वरिष्ठ अधिकारी के साथ उसके बिस्तर पर बितानी पड़ती है। अब यह सिलसिला शुरू हो गया था, कभी इस अधिकारी के साथ तो कभी उस अधिकारी के साथ। कुलदीप यादव ने सुनीता को 4 से 5 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सोने के लिए मजबूर किया था। इसके बावजूद एक दिन सुनीता का सस्पेंशन लेटर उसके टेबल पर था। सुनीता को इस बात का गहरा धक्का लगा। सुनीता गुस्से में कुलदीप यादव के केबिन में पहुंचती है और सस्पेंशन लेटर उसके टेबल पर फेंक कर चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर थाने के लोग चौंक जाते हैं और कान लगाकर सुनने की कोशिश करते हैं। सुनीता ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कुलदीप से कहती है, तुमने मेरा शोषण किया, मेरे साथ गलत किया और अब मैं सस्पेंड हो गई हूँ। मैं डीजीपी साहब के पास जाकर तुम्हारी और उन अधिकारियों की शिकायत करूँगी। कुलदीप भी गुस्से में कहता है, जा, तुझे जो करना है कर ले। तेरे पास सबूत क्या है? उल्टा मेरे पास तेरे खिलाफ सबूत है। याद है ना वो वीडियो? सुनीता गुस्से में पैर पटकती हुई वहाँ से निकल जाती है। थाने में सबको अब पता चल चुका था कि सुनीता और कुलदीप के बीच कुछ गलत चल रहा है। सस्पेंशन के बाद सुनीता अपने पति के गांव चली जाती है। 2 दिन बाद कुलदीप यादव भी छुट्टी लेकर अपने गांव चला जाता है। सुनीता को गए हुए 5 दिन ही हुए थे कि एक व्यक्ति थाने में आकर सुनीता के बारे में पूछता है। वह सिपाही से पूछता है कि सुनीता जी कहाँ हैं? सिपाही आश्चर्य से पूछता है, आप कौन हैं? वह व्यक्ति कहता है, मैं उनका पति अजय उपाध्याय हूँ। सुनीता से 4 दिन से मेरी बात नहीं हो रही है। सिपाही चौंक जाता है और बताता है कि सुनीता मैडम सस्पेंड हो चुकी हैं और 4 दिन पहले ही वह यहाँ से कहकर गई थी कि वह अपने पति के पास जा रही हैं। अजय कहता है कि वह उसके पास नहीं आई हैं और उनका फ़ोन बंद है। मामला चिंताजनक था। अजय उपाध्याय थाने के इंचार्ज सुरेंद्र कुलकर्णी से मिलता है और अपनी बात बताता है। सुरेंद्र कुलकर्णी उसे एफआईआर दर्ज
करने की सलाह देते हैं। पुलिस सुनीता का फ़ोन सर्विलांस पर डालती है और उसका आखिरी लोकेशन कानपुर देहात में मिलता है। वहां पहुंचकर पुलिस को कुछ नहीं मिलता। 2 दिनों के बाद एक सरोवर से पुलिस को एक महिला की लाश मिलती है। अजय उसे पहचान लेता है कि बस सुनीता उपाध्याय ही है। अब सवाल यह था कि सुनीता वहां कैसे पहुंची। पुलिस जांच में सुनीता के कॉल डिटेल्स निकाले जाते हैं। उसके फ़ोन नंबर पर आखिरी कॉल एक पीसीओ से आई थी जो कानपुर देहात में था। पुलिस पीसीओ पर पहुंचती है लेकिन वहां से कोई सुराग नहीं मिलता। अजय परेशान था कि उसकी पत्नी वहां कैसे पहुंची और उसने आत्महत्या क्यों की। पुलिस इस केस को आत्महत्या के एंगल से देख रही थी। अजय बार बार थाने आता है और एक महिला सिपाही उससे कहती है कि उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बाहर ले जाकर वह कहती है कि उसे शक है कि सुनीता की हत्या हुई है। यह सुनकर अजय चौंक जाता है और कहता है कि आप क्या कह रही हैं। तब वह महिला सिपाही पूरा वाकया बताती है जो उस दिन पुलिस स्टेशन में घटित हुआ था, जब सुनीता कुलदीप यादव के चैम्बर में गई थी और वहां दोनों की बहस और लड़ाई हुई थी। अजय के दिमाग की घंटी बजने लगती है और वह सोचता है कि ज़रूर सुनीता के साथ कुछ गलत हुआ है और इसमें कुलदीप यादव का हाथ है। अजय थाने में कुलदीप यादव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराना चाहता है कि उसकी पत्नी की हत्या हुई है और हत्या के पीछे कुलदीप यादव का हाथ है। कुलदीप यादव एक थानेदार था और उसका प्रभाव ऊपर तक पकड़ थी, इसलिए पुलिस एफआईआर लिखने में आनाकानी कर रही थी। जब थाने में कोई मदद नहीं मिली तो अजय, जो खुद भी एक सरकारी कर्मचारी था और कानूनी दांवपेच जानता था, मीडिया में जाता है। मीडिया में मामला जाते ही वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान इस पर जाता है। पुलिस जांच में सुनीता के कॉल डिटेल्स निकलवाती है और सुनीता के फ़ोन पर आखिरी कॉल एक पीसीओ से आया था। उस पीसीओ की सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाती है और फुटेज में कुलदीप यादव साफ नज़र आता है जो वहां फ़ोन कर रहा था। टाइमिंग भी मिल जाती है और ये वही समय था जब सुनीता के फ़ोन पर आखिरी कॉल आया था। पुलिस की शक की सुई पूरी तरह से कुलदीप यादव पर घूम जाती है। कुलदीप यादव छुट्टी पर अपने गांव में था। पुलिस का एक दल उसे गिरफ्तार करने के लिए रवाना होता है और उसे गिरफ्तार कर थाने लाया जाता है। पूछताछ के दौरान कुलदीप यादव पहले तो पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है लेकिन अंततः टूट जाता है और सच्चाई बताता है। कुलदीप यादव बताता है कि सुनीता ने उसे फ़ोन कर बताया था कि वह प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे की मां बनने वाली है। सुनीता ने कहा था कि अगर उसे नौकरी वापस नहीं मिली तो वह कुलदीप और अन्य 4 अधिकारियों को फंसा देगी। यह सुनकर कुलदीप सख्ते में आ गया और सुनीता से प्यार से बात करने लगा। कुलदीप ने सुनीता को विश्वास दिलाया कि वह सब कुछ ठीक कर देगा और उसे कानपुर देहात के एक इलाके में बुलाया। उसने सुनीता को पीसीओ से फ़ोन किया ताकि उसका खुद का नंबर ना दिखे। वहां पहुंचकर कुलदीप ने सुनीता को कार में बिठाया और सरोवर के किनारे ले गया। वहां बहस के दौरान कुलदीप ने सुनीता का गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को सरोवर में फेंक दिया। कुलदीप यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 302 के तहत केस दर्ज किया जाता है और उसे न्यायालय के सामने पेश किया जाता है। कुलदीप यादव को जेल भेज दिया जाता है लेकिन मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है और सुनीता को अभी तक न्याय नहीं मिला है। हम न्यायालय से यही गुजारिश करेंगे कि सुनीता को जल्द से जल्द न्याय मिले और ऐसा न्याय मिले कि ऐसे दरिंदे 100 बार सोचें ऐसा गुनाह करने से पहले। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर सुनीता ने पहले दिन ही कुलदीप यादव के खिलाफ कदम उठाया होता जब पहली बार उसने उसके साथ दरिंदगी की थी तो शायद आज उसे अपनी जान न गंवानी पड़ती और वह अपने परिवार के साथ होती। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।